अगर कंट्री का इकोनॉमी बढ़ रहा है तो बाय डिफॉल्ट जो कंट्रीज की बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। क्यों? सबसे पहले जो पैसा है वो बैंकिंग सिस्टम में आएगा और बैंक के थ्रू ही रोटेट होगा जितनी भी इंडस्ट्री है, जितनी भी सेविंग्स है, जितने भी लोग हैं उन तक। मतलब बैंक का बढ़ना कंपलसरी है अगर कंट्री ग्रो हो रही है। और देखें तो जो भारत है पूरी दुनिया में ट्रिपल डिजिट एवरेज अगर मैं बात करूं तो अगर दुनिया 2% से ग्रो हो रही है एक एवरेज, तो भारत है वो 6% से ग्रो हो रहा है। मतलब यहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि बैंक्स अच्छा परफॉर्म करेंगी। और आज हम बात करने वाले हैं इसी सेक्टर के बारे में, एक बैंक की, कि किस तरीके से जो पीएसयू बैंक है वो एक एज क्रिएट कर रहे हैं और ये पीएसयू बैंक आगे आगे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और आज अगर लोग देखें तो ये 40% डिस्काउंट में अवेलेबल है, जो उसकी बुक वैल्यू है उसके नीचे अवेलेबल है। आने वाले 2 से 3 साल में कौन से जो पीएसयू बैंक्स हैं वो अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, जो लो पी पे अवेलेबल है। देखे तो जो पीएसयू बैंक है वो 5% के पी पे अवेलेबल है और वो अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में कौन कौन से वो बैंक्स हैं जो अच्छा रिटर्न हमको दे सकते हैं, कौन कौन से पीएसयू बैंक्स हैं जो अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं। सब कुछ समझने वाले हम लोग इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं चैनल ठाकुर कैपिटल में। मैं हूं स्टॉक मार्केट में 2008 से लास्ट 5 साल से मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं और हमारी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पे क्लिक करके हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए ठाकुरcapital.com विजिट कर सकते हैं। बात करें भारत में जो टोटल सेविंग अकाउंट है वो है 88,38,92,000 और वहीं करंट अकाउंट है 4,06,15,000। अब देखें तो जो एवरेज बैलेंस है जो सेविंग अकाउंट में रखा हुआ हर इंडियन के वो है 30,000 और जो एवरेज बैलेंस है करंट अकाउंट में रखा हुआ वो है 1,30,000। अब देखें तो 88 करोड़ लोग का भारत में सेविंग अकाउंट है, जिसमें से एसबीआई ने अकेले 50 करोड़ सेविंग अकाउंट ओपन किए हैं, एचडीएफसी बैंक ने अकेले 12 करोड़ सेविंग अकाउंट ओपन किए हैं। मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि 88 करोड़ में ये जो 2 मेन प्लेयर हैं वो सबसे ज्यादा एज क्रिएट कर रहे हैं। अब पैसे कितने डिपॉजिट है पूरे बैंकिंग सिस्टम में? ये है 200 लाख करोड़। 200 लाख करोड़। अब हम लोग समझेंगे इसमें से अकेले 60 लाख करोड़ एसबीआई में डिपॉजिट है और वहीं 33 लाख करोड़ एचडीएफसी में डिपॉजिट है। अब हम लोग ब्रेकअप देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में कैसे ब्रेकअप में ये डिवाइडेड है। तो देखें तो पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स है उसमें 200 लाख करोड़ में से मोर देन 50% जो पैसा है पब्लिक सेक्टर में है और 52 to 55 लाख करोड़ प्राइवेट बैंक में है। जैसे मैंने बात की एचडीएफसी बैंक में 33 लाख करोड़ के ऊपर है। वहीं फॉरेन बैंक्स में 1.5 से 2 लाख करोड़ और स्मॉल फाइनेंस जो बैंक्स है उसमें 2 से 2.5 लाख करोड़। जो रीजनल रूरल बैंक्स है उसमें 6 से 7 लाख करोड़ और जो कॉर्पोरेटिव बैंक्स है उसमें 17 से 18 लाख करोड़ रुपया डिपॉजिट है। अब जो बैंक का जो डिपॉजिट है वो जो एवरेज ग्रोथ है उसका है 9 से 11% और वहीं अगर हम लोग बात करें लोन के ग्रोथ की तो है 11% आज के समय। अब जो ज्यादा करके जो सेविंग अकाउंट ओपन हुए वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटी से हुए। हम लोग ये देख सकते हैं 150 करोड़ की आबादी में आज 90 करोड़ अप्रॉक्स बैंक से जुड़ चुके हैं भारत में। अब डिपॉजिट टर्म की बात करें तो जिन्होंने पैसा रखा है 100 रुपए में से एफडी में 60 to 65%, सेविंग में 25 to 30% और करंट अकाउंट में 8 to 10% का पैसा डिपॉजिट रखा है। भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक्स 12 हैं, प्राइवेट बैंक्स 21 हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक 12 हैं, पेमेंट बैंक 6 हैं, फॉरेन बैंक्स जो ब्रांचेस के साथ 44 है, रीजनल बैंक 43 है और जो टोटल अप्रॉक्स बैंक 138 के ऊपर है। अब बात करते हैं हम लोग जो पब्लिक सेक्टर्स बैंक है पीएसयू बैंक्स वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 80,000 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया 2024-2025 में। बैंक ऑफ बड़ौदा 19,000 से ज्यादा का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। अब ये टोटल जो 12 पीएसयू बैंक है इन्होंने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया 1,90,000 करोड़ के भी ऊपर। और वहीं जो प्राइवेट बैंक है जैसे हम लोग देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक 73,342 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, आईसीआईसीआई बैंक ने 56,000 से ज्यादा का प्रॉफिट रिपोर्ट किया और जो ये टोटल प्राइवेट बैंक है इन्होंने जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया ये रिपोर्ट किया 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा। तो लोग ये देख सकते हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक है और जो प्राइवेट बैंक है अगर एक देखें तो यहाँ पे वैल्यूएशन का बहुत बड़ा एक चेंज है। और ये वैल्यूएशन का चेंज क्यों है हम लोग ये देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर बैंक जो कम प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक कम प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी वैल्यूएशन कंपेयर टू पीएसयू बैंक बहुत ज्यादा है। और ऐसा क्यों है? ज्यादा करके जो बैंकिंग सिस्टम में पैसा आता है और बैंक को जो ट्रैक करने का तरीका है वो ग्रॉस एनपीए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये सब चीजें देखा जाता है, कासा रेशो से देखा जाता है। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ग्रॉस एनपीए मतलब अगर
कोई बैंक को रेगुलर ईएमआई दे रहा है और अगर वो ईएमआई बाउंस हो जाता है और 90 डेज तक अगर वो ईएमआई नहीं देता है तो उसको बैंक ग्रॉस एनपीए में कंसीडर करती है। नेट एनपीए मतलब जो एक्चुअल लॉस हो गया, जो वो पैसा बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, वो हो गया नेट एनपीए। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब ये होता है कि बैंक में जो लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया और बैंक ने जो पैसे पे लोन दिया उसमें एवरेज परसेंटेज बैंक क्या कर रहा है। जैसे मैं एग्जांपल है कि बैंक ने अगर लोगों को अगर पैसा दिया है 10% पे और लोगों से जो पैसा लिया है वो 8% पे, मतलब अगर लोगों ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो सेविंग अकाउंट, एफडीज, जो अलग अलग ट्रेजरी बिल्स है, वहां पे बैंक लोगों को 8% दे रही है ब्याज, एवरेज हर चीज को मिला के, और बैंक ने वो पैसा लेंड किया, इंडस्ट्री को दिया या किसी को होम लोन दिया और वहां से बैंक अगर 10% अर्न कर रही है, मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन हुआ 2% का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक अपने टोटल अमाउंट पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना अर्न कर रही है। अब बात हुआ ये एक कासा रेशो क्या होता है? करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशो, मतलब बैंक ने जो अकाउंट ओपन किए हैं उसमें से करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट कितने हैं। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट पे टोटली उनको 0 इंटरेस्ट देना पड़ता है और सेविंग अकाउंट पे 3.5% का इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो भी जो बैंक में डिपॉजिट पड़ा है उस पे। तो ये बहुत ही मतलब एक सस्ता पैसा अवेलेबल हो जाता है बैंक के पास। अगर कासा रेशो अच्छा है मतलब बैंक को जो पैसा है वो ऑलमोस्ट फ्री में मिला है, जो वो डिपॉजिट के लिए मतलब लोन्स के लिए यूज कर सकते हैं। अगर 40% के ऊपर अगर कासा रेशो है तो एक अच्छा रेशो माना जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा है। आज अगर पी देखें तो सिर्फ 5 का है और जो बुक वैल्यू देखें तो ये 0.3 के नजदीक है, मतलब 100 रुपए की चीज सिर्फ 63 रुपीज पे अवेलेबल है और प्रॉफिट भी अच्छा अर्न कर रही है। हम लोग देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रॉफिट था लास्ट फाइनेंशियल ईयर का वो था 9,492 करोड़। अगर हम लोग ये कंपेयर करें तो जो फेडरल बैंक है और जो फेडरल बैंक जो प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है वो सिर्फ 4,200 करोड़ कर रही है, और वहीं जो बैंक ऑफ इंडिया है जो मार्केट कैप है 50,000 करोड़ है और जो प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है 9,000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट डबल कर रही है फेडरल बैंक के। अब क्यों दिक्कत है इतना इनके वैल्यूएशन में, समझते हैं। यहां पे जो मेन गड़बड़ है वो गड़बड़ है एक एनपीए का और एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन का। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो है 2.82%, मतलब ये बहुत ही कम है। एक एवरेज 3.5%, एक अच्छा माना जाता है 3-3.5%। तो इसकी वजह से यहां पे देखें तो बैंक ऑफ इंडिया अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। कासा रेशो 44.90%, मतलब अगर ये 40% के ऊपर होता है तो अच्छा है। कासा रेशो एक अच्छा रेशो है बैंक ऑफ इंडिया का, मतलब 44.90 सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट से इनको पैसा आता है। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो अब ये घट के हो गया 3.27%, ये पहले था 4.98%, मतलब इसमें एक ड्रॉप डाउन आया जो एक अच्छी चीज है। वहीं देखें तो जो नेट एनपीए है वो घट के हो गया 1.22%, इसके पहले अगर हम लोग देखें तो ये था 1.62%, मतलब यहां पे भी एक हमको डाउनफॉल देखने मिला है जो एक अच्छी चीज है। अब जो नेट इंटरेस्ट प्रॉफिट है बैंक ने जो अर्न किया वो 16,412 करोड़ का किया, मतलब यहां पे देखें तो अप है 16.66% लास्ट ईयर से। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 45% का जंप रहा है। रिटर्न ऑन एसेट भी अच्छे बैंक के इंप्रूव हुए हैं, मतलब यहां पे देखें तो हर चीज का हमको इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है बैंक ऑफ इंडिया के। उसमें पी भी बहुत सस्ता अवेलेबल है। अगर एवरेज पी बात करें हम लोग पीएसयू बैंक की तो 7 का है, मगर ये 5 के पी पे अवेलेबल है, प्राइस टू अर्निंग रेशो। अभी डोमेस्टिक एडवांस ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे 14.5% से है। डिपॉजिट ग्रोथ भी देखें तो 11% से है। दोनों स्ट्रांग है, मतलब जो ये पैसा लैंड कर रहे हैं वो 14% से कर रहे हैं और जो उनका डिपॉजिट आ रहा है वो 11% से आ रहा है, एक अच्छी चीज है। अब लोन ग्रोथ की बात करें तो रिटेल, एग्रीकल्चर और एसएमई जिसको कहते हैं राम, यहां पे अगर ग्रोथ की बात करें तो 19.93% की ग्रोथ रही इसमें, रिटेल में, एग्रीकल्चर में 16.3% और एसएमई में 18.39%, मतलब बहुत ही फोकस तरीके से ये लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मतलब ये रिटेल, एग्रीकल्चर और एसएमई तीनों में एक प्रॉपरली परफेक्ट तरीके से ये लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब की टेक अवे की बात करें तो एसेट की क्वालिटी इंप्रूव हुई है, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो थोड़ा सा लो है, मगर ओवरऑल बात करें तो कासा रेशो इनका अच्छा हुआ है। उसके बाद देखें तो जो ग्रॉस एनपी है वो कम हुआ है, जो नेट एनपी है वो कम हुआ है। लोन बुक की ग्रोथ की बात करें तो तीनों सेगमेंट को अच्छी तरह से ये ग्रो करवा रहे हैं। अब जो इंप्रूवमेंट एरिया है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का है, जो 2.82% है, उसको ज्यादा ऊपर लेके जाना है, और जो कासा रेशो है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन रखना है कि अगर वो 46% के और ऊपर चला गया तो एक अच्छा होगा। तो ओवरऑल देखें
तो बैंक ऑफ इंडिया इस वैल्यूएशन पे अच्छी तरीके से जस्टिफाई करता है अपने आप को, और मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा बैंक ऑफ इंडिया में। आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई भी अपने फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।